Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. हेलो फ्रेंड्स, मैं निहारिका CGPSC eGyan में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु जैसे कि हम बात करते हैं तो हमारे भारत की जलवायु के पूरे स्टेट में भिन्न भिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अगर भारत के हम उत्तरी हिस्से की बात किया जाए या दक्षिणी हिस्से की बात किया जाए, क्योंकि भारत में क्या है, बीचों बीच से क्या रहती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय तापमान में आता है और जो उत्तरी हिस्सा है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर भारत की मानसून या जलवायु की भिन्नता देखी जाए, ठीक है, तो उत्तरी भारत में जहाँ यहाँ श्रीलंका में यह लेह, ठीक है, लेह और यहाँ पे राजस्थान, अगर दोनों की टेम्परेचर की बात किया जाए तो लेह का जो टेम्परेचर है -45 डिग्री के नीचे जाता है और वही राजस्थान का टेम्परेचर 50 डिग्री के आगे जाता है। और दोनों के सिमिलर अगर बात की जाए तो यहाँ पे केरल और तमिलनाडु के टेम्परेचर की बात किया जाए तो वहाँ टेम्परेचर आपका रहता है 20 या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार की क्या रहती है, जलवायु में भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, भारत के हिमालय जो क्षेत्र है, ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे वर्षा किस रूप में होती है, आपका हिमपात के रूप में रहती है। बाकी अदर हिस्से में देखा जाए तो वहां पे ये क्या होगा, वर्षा बूंदों के रूप में होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत की जलवायु, मानसूनी जलवायु क्या होती है, अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की, फिर भी यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी ही है। उसके बाद एक और हिस्से की बात, एक और पहलू की बात किया जाए तो भारत के यहाँ पे मेघालय में वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। बाकी अदर हिस्सा देखा जाए जैसे कि आप देख लो यहाँ पे थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल यहाँ देखा जाए तो वर्षा कितनी होती है, मरुस्थल, ठीक है, 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगर वही अगर मानसून की भिन्नता अगर अदर स्टेट में देखा जाए तो आपका केरल और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों के टेम्परेचर में लगभग 7 से 8 डिग्री का दोनों का डिफरेंस रहेगा। अगर वही हम लोग बात करते हैं थार के मरुस्थल में, अगर हम दिन के वहाँ का टेम्परेचर देखें तो 50 डिग्री रहेगा और वही अगर रात का टेम्परेचर देखें तो आपका 50 से 20 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में भारत के, ठीक है, विभिन्न देशों या राज्यों में जलवायु या तापमान में क्या हो जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसी लक्ष्य में क्या कर सकते हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के मानसून या जलवायु के बारे में कि किस प्रकार यहाँ पे मानसून आता है, कौन सी ऋतु में आता है और किस प्रकार से कहाँ कौन से एरिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये रहा आज भारत का जलवायु। भारत की जलवायु की बात किया जाए तो वो उष्ण मानसूनी होती है। क्या होती है, उष्ण मानसूनी होती है। ठीक है, तो हम मानसून शब्द पढ़ते हैं, मानसून, ठीक है, मानसून क्या होता है, तो मानसून शब्द का सबसे पहले देखते हैं कि मानसून की उत्पत्ति, ठीक है, अरबी भाषा किससे हुई है, मौसम शब्द से हुई है, मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऋतुवत प्रत्यावर्तन, मतलब ऋतुओं में परिवर्तन, जिसका अर्थ होता है ऋतुवत प्रत्यावर्तन। ठीक है, ये वाला होता है। अगर मानसून की बात किया जाए तो मानसून हम किसे कहेंगे, तो मानसून हम उसको कहेंगे कि वर्ष भर पवनों की दिशा, ठीक है, और मानसून और वर्षा की मात्रा में परिवर्तन, मतलब अंतर या वर्षा करने की क्षमता में अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, मानसून कहेंगे। ठीक है, ये रहा आपका मानसून। मानसून क्या करता है, आपका पवनों की दिशा में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, उसके साथ साथ मानसूनी पवन की दिशा एंड आपका ये हो जाएगा ऋतुओं, वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन, वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन को हम लोग किस नाम से जाना जाएंगे, मानसून के नाम से जाना जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मानसून को हम लोग और डिस्क्राइब करने से पहले हम लोग उसके पहले सिद्धांत देखेंगे
कि मानसून से रिलेटेड भारत में कौन कौन से सिद्धांत है जिसको क्या करता है भारतीय मानसून फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड सिद्धांत में। इसके द्वारा हम लोग आप सिद्धांत देखेंगे तो क्या होगा, छोटी छोटी बेसिक चीजें क्या होंगी आप लोग की क्लियर होंगी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत में पहला आएगा तापीय सिद्धांत। ठीक है, इसको दिया था हैली ने, एक ज्योग्राफर थे, 1686 में दिया था। ठीक है, इसको क्या दिया था, हैली ने दिया था। यह सिद्धांत ये कहता है कि, मान लो बताती हूँ, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, और ये बोलता है कि 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को क्या करता है सूर्य डायरेक्ट कहाँ कर्क रेखा पर चमकता है। तो 21 मार्च को क्या करता है, 21 मार्च को सूर्य कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक है, अगर हम भारत के रेफरेंस से बात करें तो यहाँ पे 21 मार्च को, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट चमकता है। तो क्या होता है कि भारत, उत्तरी भारत का जो उत्तरी भारत रहता है उसमें क्या रहता है, टेम्परेचर मतलब हाई पड़ने लगता है। तो ज्यादा टेम्परेचर पड़ने लगता है, टेम्परेचर हाई। तो हम लोग जैसा रिलेशन जानते हैं कि एक और लॉ कहता है कि जिस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे अगर प्रेशर की बात की जाए तो उस जगह पे प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा हो रहा है, यहाँ पे कम होगा, प्रेशर कम होगा, मतलब कि दाब कम होगा। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन में ये चीजें बदलती है, लेकिन मेनली क्या रहता है कि जब जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब तक क्या रहता है, प्रेशर कम रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जब सूर्य 21 मार्च को सीधे कर्क रेखा पर पहुंचता है तो उत्तरी भारत में हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, इसी की अगर विपरीत बात किया जाए, ठीक है, तो इसी के विपरीत यहाँ पे भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे क्या होती है, यहाँ पे हिंद महासागर भी है, यहाँ पे हिंद महासागर। तो जब हम बात करते उत्तरी भारत में लो प्रेशर हो जाता है तो उसके विपरीत हिंद महासागर में हाई प्रेशर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उत्तरी भारत की लो प्रेशर है वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि भूमध्य सागर से वहां पे एक व्यापारिक हवा चलती है। ठीक है, व्यापारिक हवा को हम इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। ये है आपका भूमध्य रेखा और ये रहेगा आपका मकर रेखा और ये कर्क रेखा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमेशा जो व्यापारिक हवाएं परमानेंट विंड से मतलब स्थायी रूप से क्या रहती है, व्यापारिक हवाएं चलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, ये बेल्ट पे। तो ये अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर ये, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो दोनों भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री अंश और यहाँ पे 23.5 डिग्री अंश, दोनों डिग्री के बीच में क्या चलती है, व्यापारिक हवाएं चलती है। तो दोनों जो व्यापारिक हवाएं, ठीक है, आपस में मिलती हैं। ठीक है, ये दोनों व्यापारिक हवाएं कहाँ पे मिलेंगी, भूमध्य रेखा के पास, ये यहाँ पे मिलेंगी, भूमध्य रेखा के पास मिलेंगी। तो इसको हम लोग दोनों को ITCZ के नाम से जानते हैं, ITCZ। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो दोनों व्यापारिक हवाएं आपस में मिलती है तो ITCZ उसको कंप्लीटली कहते हैं। तो ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होती है कि ITCZ मतलब ये इधर होगी आपका व्यापारिक हवा, तो ये क्या करती है, इधर आकर्षित हो जाती है और ये यहाँ पे क्या हो जाती है, वो ITCZ उत्तरी भारत में क्या हो जाती है, सेटअप हो जाती है। और ये क्या होती है, जैसे कि इसमें एक और नियम कहता है कि फेरल का नियम। ठीक है, फेरल का नियम ये कहता है, ठीक है, ये एक और छोटा सा सिद्धांत है फेरल का नियम। फेरल का नियम कहता है कि कायदे से हवाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में जाना चाहिए, मतलब ये वाली दिशा में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है,
ये भूमध्य रेखा के पास, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है, तो जिसके कारण हवाएं जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में क्रॉस करती है तो उसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि दाएं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और वही अगर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवास करे तो हवाएं, ठीक है, किस ओर बाएं ओर मुड़ जाती है। ये फेरल का नियम कहता है। तो फेरल का नियम हम यहाँ पे लागू करते हैं कि जैसे ही हवाएं हिंद महासागर या भूमध्य सागर को क्रॉस करती हैं तो हवाएं कैसी, वो इस दिशा से आती हुई इधर आती रहती है, ठीक है। तो उनकी दिशाएं कैसे हो जाती है, ऐसी हो जाती है। तो यही हवाएं दक्षिण पूर्वी मानसून के रूप में भारत में क्या करती है, स्थापित हो जाती है। ये कहता है आपका तापीय सिद्धांत, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा सिद्धांत है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हमारे मानसून, भारतीय मानसून के लिए अपना क्या देती है, स्टेटमेंट देती है। उसके बाद देखते हैं प्रतिविषुवतीय पछुआ हवाएं। यह सिद्धांत भी यही कहता है कि, ठीक है, ये जो प्रतिविषुवतीय पछुआ हवा है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा, इसको हम लोग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा कहेंगे। इस एरिया को उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवा, ठीक है। ये जो मैं पहले बताई थी आप लोग को, ये जो हवाएं इन्हीं दोनों के बीच में चलती है। इन्हीं दोनों के बीच में एक और मैंने बताया था कि ITCZ होता है, ठीक है। इन दोनों के रूप में चलती है। तो जब ये सिद्धांत ये कहता है कि ITCZ जब भारत में, ठीक है, भारत में स्थापित हो जाती है तो यही जो पवनें रहती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं के रूप में भारत में मानसून प्रवेश करती है, ठीक है। ये सिद्धांत ये कहता है। उसके बाद ये सिद्धांत एक और सिद्धांत कहता है आपका है जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ये कहता है कि इसमें मेनली दो प्रकार के, अगर हम लोग हवाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जेट स्ट्रीम होता क्या है। तो जेट स्ट्रीम अगर हम देखा जाए कि वायुमंडल की बात की जाए, ठीक है, वायुमंडल को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वायुमंडल स्टार्ट होती है तो जो ऊपर जो रहता है, ठीक है, 8 से 12 किलोमीटर के एरिया में ऊपर जो बाहर के अंदर, तो यहाँ पे क्षोभ मंडल रहता है, ठीक है, क्षोभ मंडल। उसके बाद ये आपका आता है समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, एक्सोस्फीयर, है ना। तो क्षोभ मंडल की जब बात करते हैं जेट स्ट्रीम, तो क्षोभ मंडल ये आपका वायुमंडल और ये रूप से रहता है। तो जेट स्ट्रीम क्या रहती है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कहती बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली हवाओं को हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो ये हवाएं क्या करती है, मुख्य रूप से दो रूप में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये क्षोभ मंडल में स्थापित होती है। तो हम लोग इसको दो भाग में देख सकते हैं कि पूर्वी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय उसके बाद आएगा उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर भारत में हम लोग ग्रीष्मकाल की बात करते हैं, ठीक है, ग्रीष्मकाल में जो दक्षिण पूर्वी मानसून है तो उसकी उत्पत्ति होती है दक्षिण पूर्वी जेट स्ट्रीम से। उसके बाद एक बार शीतकाल उत्तर पूर्वी जो मानसून उत्पत्ति होती है वो करती है उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, इन दोनों के माध्यम से होती है। तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च भारी दाब जेट स्ट्रीम क्या कहता है कि जब ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है तो यहाँ पे क्या होता है,
इसी से ही उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम लोग भारत के रेफरेंस में बात करें तो उच्च वायुदाब का केंद्र शीतकाल में की बात करते हैं, तो यहाँ पे शीतकाल है, ठीक है। शीतकाल में हाई प्रेशर का जो बेल्ट रहता है वो पेशावर, मतलब ये पाकिस्तान में है, ये रहता है, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करते हैं उपोष्णकटिबंधीय शीतकाल की बात करते हैं, तो शीतकाल में क्या होता है, यहाँ पे आपका कैस्पियन सागर है, वर्ल्ड के रेफरेंस में बात करते हैं तो कैस्पियन सागर, और यहीं पे आपका कैस्पियन सागर व तुर्कमेनिस्तान से है, तुर्कमेनिस्तान से। तो यहाँ से हवाएं, जो ठंडी हवाएं रहती है वो उत्तर पश्चिम भारत का ये हिस्सा है, ठीक है। अगर हम लोग ये बात करते हैं कि भारत उत्तर पश्चिम की ओर क्या करती है, वो ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो ठंडी हवाएं चलेंगी तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तर पश्चिम का एरिया का जो रहेगा, ठीक है, वहां के टेम्परेचर को क्या कर देगा, ऑलरेडी लो कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर को कम कर देगा। तो यहाँ पे हवाएं कैसे चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी रेफरेंस में कि भारत में जो चक्रवातें चलती, शीतकाल में क्या होती है, जनरली चक्रवातें चलती, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर एक और लॉ कहता है कि हवाएं या वायुदाब हमेशा, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है। जो हम लोग हवा की स्पीड देखते हैं ना, कभी एकदम फट से झाड़ से आएगी या फिर कभी धीरे धीरे चलेंगे, वो क्या रहेगा, उसका मात्र एक रीजन है कि एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर क्या होता है, किसी एरिया में अगर ज्यादा होगा या कम होगा तो ज्यादा वाला हिस्सा कम हिस्सा की ओर ज्यादा झपट के जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको कभी कभी क्या होती है कि जो हवाएं रहती है वो स्पीड से या फिर वो करने वाली रहती है। तो ये हमेशा लॉ ये कहता है कि हवाएं या वायुदाब, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर का बेल्ट बन चुका रहता है। इसके पहले क्या होता है कि ये हमें भूमध्य सागर है, तो शीतकाल में क्या होता है, भूमध्य सागर में, ठीक है, तो भूमध्य सागर में या फिर यहीं पर क्या होती है, चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये चक्रवात क्या करती है, धीरे धीरे भारत व पाकिस्तान व ईरान होते हुए पूर्वी देशों में जाती है और भारत में क्या करती है, एंट्री करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं शीतकालीन वर्षा या उत्तर पूर्वी मानसून। यहीं से क्या होती है, अधिकतर शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण अगर यहाँ पे रहेगा आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, यहाँ पे क्या होती है, शीतकालीन वर्षा का ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है। और यही जो मानसून रहता है, उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि शीतकाल में उत्पन्न होता है, यही आपका क्या कहता है, आपका रबी की फसल, ठीक है, रबि की फसल के लिए क्या होती है, ये जिम्मेदार होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध सिर्फ और सिर्फ हिमालय व तिब्बत का जो पठार रहता है, यहाँ पे आपका हिमालय, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर रहता है, क्या रहता है, इसी के कारण ही क्या होती है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो ये वाला बेल्ट क्या करता है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या करेंगी, जिसके कारण, ठीक है। एक और रीजन है कि आपका आईटीसी जेट यहाँ उत्तर भारत में, मतलब उत्तर भारत में स्थापित हो जाती है। तो यहाँ की उत्पत्ति की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हाई प्रेशर वहां रहता है, तो यहाँ पे आएगा आपका गंगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पंजाब से लेकर, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कर सकता है, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, ठीक है, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। तो इससे क्या करती है, उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम क्या करती है, यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे प्रवेश करती है। इसकी एक शाखा कहाँ जाती है, आपका प्रायद्वीपीय भारत की ओर आती है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की ओर एक आती है। उसके बाद देखते हैं कि तिब्बत के पठार का जो हाई प्रेशर का बेल्ट होता है प्रायद्वीपीय भारत की होता है, इसे ही कहते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। यही जो पवनें इधर प्रवाहित होने लगती है, तो इसी को हम लोग दक्षिण पूर्वी मानसून के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका जेट स्ट्रीम से रिलेटेड आपका सिद्धांत। उसके बाद आपका लास्ट आता है एक और सिद्धांत है, उसका नाम है आपका इससे पहले आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा तो ठीक है, जेट स्ट्रीम से वही देगा कि दक्षिण पूर्वी मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है।
उत्तर पूर्वी मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम होती है, तो आपका वही आंसर आएगा कि उष्णकटिबंध उपोष्ण जेट स्ट्रीम, ये सारे। तो इससे रिलेटेड क्या है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आएगा आपका एल नीनो, ठीक है। एल नीनो जनरली पूछा जाता है और इसका लोग मीनिंग नहीं समझते एक्चुअली में क्या है। तो एक क्या चीज है, एक जलधारा है, ठीक है। जलधारा की आप जानते हैं कि हमेशा जो जलवायु को जलधारा बहुत हद तक क्या करती है, आपको प्रभावित करती है। जैसे कि किसी एरिया में जलधारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पे गर्म जलधारा अगर बहेगी तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, आसपास का एरिया गर्म हो जाएगा। अगर वहां का टेम्परेचर, अगर ठंडी जलधारा बहे किसी जगह पे तो वहां का टेम्परेचर कैसे होगा, कम हो जाएगा। तो इसी रिलेटेड क्या पढ़ते हैं हम लोग, एल नीनो। एल नीनो कैसे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि एल नीनो होता क्या है और ये कहाँ पे उत्पत्ति होती है। तो एल नीनो को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि होता क्या है कि अगर पूरे भारत में, पूरे विश्व में बोला जाए तो 23 सितंबर को, ठीक है, यहाँ पे 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ये आपका भूमध्य रेखा है, ये जो ना आपका भूमध्य रेखा का जोन है, ठीक है। वर्ड की बात करते हैं तो ये वाला, ठीक है। तो भूमध्य रेखा का जब सूर्य सीधे चमकते हैं तो डायरेक्ट आएगा तो क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो ये वाला जोन में भी आप लोग जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। तो ऑफकोर्स हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि अगर किसी जगह पे टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पे ऑलरेडी क्या हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। तो ये वाला जो जोन है आपका, ठीक है, ये वाला भी हम ले जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है, अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर हो रहा है। तो ये वाला क्या होगा, दोनों लो प्रेशर। जैसे कि हम लोग बताए हैं कि भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री अंश, ठीक है, आपको बताई थी इससे पहले 23.5 डिग्री अंश, यहाँ पे 23.5 डिग्री अंश। दोनों जो जोन मिलते हैं, है ना, दोनों जगह के व्यापारिक हवाएं मिलती है, उसको ITC-Z बोलते हैं। तो यहीं पर वो क्या होता है कि दोनों जगह की व्यापारिक हवाएं मिलती है, ITC-Z जोन मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी सागर है, आप लोग यहाँ पे अटलांटिक महासागर देखो, प्रशांत महासागर देखो, यहाँ पे प्रशांत महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर, ये जो जल है ये वाले एरिया में क्या करते हैं, इकट्ठे कर देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सूर्य उत्तरायण मतलब कि क्या होगा, कर्क रेखा पे चमके, दक्षिणायन मतलब कि मकर रेखा पे चमकेगा। तो ठीक है, तो अगर सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे चमकेगा। तो इसको बताती हूँ आपको, सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होगा, मतलब सूर्य सीधे चमकता है तो मतलब क्या होगा, वो सही स्थिति में रहता है। अगर कर्क रेखा पर चमकेगा तो वायुदाब की पेटियां धीरे धीरे सकती है। ये बहुत सारे ज्योग्राफी के लॉ हैं जो हमको थोड़ा थोड़ा समझना, ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा। तो होता क्या है कि बेल्ट जो है दक्षिणी गोलार्ध में अगर नीचे यहाँ पे अगर देखते हैं कि जो वायुदाब है, वायुदाब क्या करती है, दक्षिणी गोलार्ध में खिसकती है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाती है। तो जो हवाएं, जैसे कि हम फेरल के नियम कहते हैं, तो हवाएं क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध से अगर दक्षिणी गोलार्ध जाती है तो वो अपनी दिशा चेंज करती है, तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, बाएं हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी दिशा क्या हो जाएंगी, उसकी बाएं हो जाती है, ठीक है। तो यही बाएं दिशा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो भूमध्य रेखा पर क्या जल जो इकट्ठे होती है, तो यही जो भूमध्य रेखी जल रहता है जब यहाँ पे आता है पेरू के तट के पास, ठीक है, पेरू के तट पे आता है तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ठंडी जलधारा रहती है, वो गर्म जलधारा यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और यही जो गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है, ये क्या करती है, वहां के प्रेशर, वहां के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, हाई कर देती है, ठीक है। तो लगभग ये वाला जो जोन है उसमें 14 डिग्री सेल्सियस का क्या करती है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा देती है। कहाँ पर, यहाँ पर प्रशांत महासागर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, कितना डिग्री, 14 डिग्री सेल्सियस। इससे ही हम लोग समुद्र का ज्वार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे आपका जो भूमध्य रेखी गर्म जल धारा जो रहती है उसको विपरीत पीरू की धारा के नाम से जाना जाता है। विपरीत पीरू धारा क्या करेंगे, अब उसके बाद 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य क्या रहा है, मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है। ये आपका मकर रेखा, यहाँ पे सन क्या रहा है, सन डायरेक्ट यहाँ पे चमक रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो धारा है, समुद्र का ज्वार रहता है वो यहाँ पे केल्विन, ठीक है, यहाँ पे पूर्वी द्वीप समूह है,
पूर्वी द्वीप समूह के रूप में ये क्या होता है, जो पेरू का तट है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये केल्विन धारा के रूप में बहने लगती है। तो केल्विन धारा के रूप में बहने लगती है तो 22 दिसंबर के बाद, ठीक है, ये बहने लगती है। अब उसके बाद क्या होगा, सूर्य उत्तरायण होगा। सूर्य उत्तरायण होगा तो क्या होगा कि हवा उत्तर पश्चिम दिशा, जैसे फेरल के नियम कहते हैं, तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहने लगेंगे। तो उत्तर पश्चिम मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये उत्तर पश्चिम मतलब इधर, ये वाला इधर बहने लगेंगे, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम दिशा, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत महासागर है और जनरली अनिल होता है प्रशांत महासागर में, यहाँ भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो क्या सूर्य उत्तरायण होता है, अब वो क्या होगा, अब वो डायरेक्ट क्या होगा, उसके चमकने लगेगा। तो इसकी दिशा क्या होगी, जब उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तो इसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, केल्विन धारा के रूप में बहती है, तो केल्विन धारा की एक शाखा क्यूरोसिवो धारा, ठीक है, यहीं पे आपका क्यूरोसिवो धारा आएगा, तो इधर बहने लगती है और यहाँ से होते हुए यहाँ पे आपका सुंडा आएगा, ठीक है, सुंडा जलाशय आएगा, सॉरी सुंडा आपका हिंद महासागर में आएगा। सुंडा जलाशय होते हुए क्या करती है, ये वाली धारा हिंद महासागर में पहुंचती है और क्या करती है, वहां के जो हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है हिंद महासागर का, उसको क्या करती है, लो प्रेशर करती है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे आ जाती है। तो यही इस तरह से क्या होती है, एल नीनो की एल नीनो हिंद महासागर में भारत में प्रवेश करता है। तो एल नीनो जब भी आता है तो उसकी सिचुएशन ये होती है, जैसे कि हम इससे पहले पढ़े हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, तो यहाँ पे उत्तर भारत में लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है और दक्षिण भारत में हाई प्रेशर। तो जब एल नीनो हिंद महासागर की ओर पहुंचती है तो वहां के जो हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है उसको लो प्रेशर कर देती है। तो अगर लो प्रेशर मतलब ये कमजोर कर देती है, ठीक है, और जिससे क्या होता है, हवाएं, उसी के विपरीत अगर हम भारत के रेफरेंस में यहाँ पढ़े, ठीक है, यहाँ पे अगर हाई प्रेशर का बेल्ट है, ठीक है, तो हवाएं, हाई प्रेशर तो लो प्रेशर यहाँ पे आनी चाहिए ना, लो प्रेशर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी जैसे कि इंडोनेशिया के पास ही यहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, यहाँ पे भी, ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया वाला एरिया है। तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, ठीक है, तो होता क्या है कि जब हवाएं, मानसूनी हवाएं आ रही है तो लो प्रेशर यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो उनको कायदे से जाना चाहिए लो प्रेशर, क्योंकि हमेशा आपको बताती हूँ कि हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहती है, लेकिन यहाँ पे भी लो प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर, लेकिन इसकी अपेक्षा कहाँ है, यहाँ पे लो प्रेशर ज्यादा कम है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो दो दुकान पे कंपेरिजन करते हैं, जहाँ पे रेट कम होती वहां पे हम जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे कम नहीं होती वहां पे नहीं जाना पसंद करते। तो जस्ट लाइक क्या रहता है, जब हिंद महासागर में हाई प्रेशर यहाँ पे रहता है तो ये हवा यहाँ न जाकर यहाँ चली जाती है, तो जिससे क्या होता है, जब एल नीनो भारत में आता है तो यहाँ पे क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, भारत में क्या पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ये जनरली आपका 3 से 8 वर्षों के बीच में आती है एल नीनो, और जब भी आती है तो सूखा वर्ष करती है। इसके विपरीत एक और कंडीशन देखते हैं, एल नीनो हमेशा आता है तो क्या है, सूखा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो सूखा नहीं पड़ता। क्या होता है, यहाँ पे थार मरुस्थल है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती है, संवहनी धाराएं उत्पत्ति होने लगती है। संवहनी धारा और हिमालय के पठार में भी क्या रहते हैं, उच्च वायुदाब केंद्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों जब हवाएं दोनों स्ट्रॉन्ग होकर क्या करती है, हिंद महासागर की ओर आती है। तो हिंद महासागर में क्या रहता है, जो अभी एल नीनो आया था तो उसका प्रेशर क्या हुआ था, लो प्रेशर हो गया था ना। तो यहाँ पे जो थार संवहनी धारा जब हिंद महासागर की ओर यहाँ बहती है तो क्या करती है, इसके वायुदाब को उठा देती है, तो हाई प्रेशर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ का हाई प्रेशर का बेल्ट यहाँ बनता है तो यहाँ लो प्रेशर, तो उससे क्या होती है, बारिश होने लगती है। मतलब ये है कि मैं एल नीनो कभी भी आता है तो कभी कभी सूखा जाता है और कभी कभी क्या होता है, वो स्थिति भारत के मानसून की स्थिति सामान्य बनी रहती है। इसका कारण यही है कि थार के मरुस्थल की संवहनी धारा है उसको क्या करती, बैलेंस करती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एल नीनो कभी कभी सूखा लाता है, कभी कभी सामान्य स्थिति लाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ला नीना, ठीक है। ला नीना भी अभी ये ठंडी जलधारा है, एल नीनो गर्म जलधारा है। ला नीना, ठीक है, ये जब भी आती है, इसका आने का टाइम रहता है 4 से 7 वर्ष के अंतराल में आता है, और यह जब भी आता है कि भारत में अच्छी मौसम या आर्द्रता लिए हुआ आता है, इसलिए ला नीना भारत के रेफरेंस में सही है।
ठीक है, ये आपका रहा सिद्धांत भारतीय मानसून से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मानसून, भारतीय मानसून की विशेषताएं देखते हैं। भारतीय मानसून की विशेषताएं, ठीक है। भारतीय जलवायु या वर्षा कह सकते हैं, पूरे पर डिपेंड किसका है, भारतीय जलवायु पर डिपेंड है, वर्षा के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, भारतीय मानसून किसके ऊपर डिपेंड है, ज्यादा से ज्यादा वर्षा पर। अगर हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून अनिश्चित, अनियमित और क्या कहते हैं, कभी भी आती कभी भी नहीं आती। उसका कारण क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ वर्षा की मात्रा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मानसून कहीं ज्यादा वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है। तो ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारतीय मानसून अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। शीतकाल में हम लोग देखते हैं अलग डिफरेंट टाइप की वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल में अलग होती है, जहाँ कहीं कहीं एवरेज से ज्यादा वर्षा होती है, किसी एरिया में नहीं होती। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी देश में क्या होती है, औसत से भी ज्यादा वर्षा करती है। उसी की तरह हम लोग देखते हैं कि उसके विपरीत गौरमंडल तट, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश या प्रायद्वीपीय का अधिकांश पठार वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस तरह मानसून की विशेषताएं हैं। अगर मानसून देखा जाए, भारत की मानसून को हम दो तरीके से होते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो भारत में अधिकांश, ठीक है, इसी को हम लोग कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून को शीतकालीन मानसून, ठीक है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं लौटती हुई मानसून। इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका आएगा ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है। तो अधिकतर भारत में जो वर्षा रहती है, ठीक है, 80% वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून है ग्रीष्मकालीन से, और 20% किससे होती है, लौटती हुई मानसून से। तो ग्रीष्मकालीन जब मानसून आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलती है, और लौटती हुई मानसून अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस मौसम में आपका चलती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ऐसे कौन से कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग भारत की जलवायु को प्रभावित करने के कारक, ठीक है। कारक में अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें जाए, अक्षांशीय स्थिति भारत के मध्य से लगभग क्या रहती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो अगर भारत में अगर ये बात करते हैं ग्लोब की, ठीक है, ग्लोब के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका भूमध्य सागर होगा, यहाँ पे कर्क रेखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखते हैं कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है, आपका कर्क रेखा गुजर रही है, सॉरी, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो इससे हम देखते हैं कि यहाँ ये वाला जो बेल्ट रहेगा उसके नीचे वाला हिस्सा उष्णकटिबंध में आएगा, ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा शीतोष्णकटिबंध में आएगा, ठीक है। तो मतलब ये उष्णकटिबंध में और ये शीतोष्णकटिबंध में आएगा, उष्णकटिबंध जब हम लोग उष्णकटिबंध की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा साल भर क्या रहता है, सूरज सीधा चमकता है तो टेम्परेचर हाई रहेगा और यहाँ पे साल भर वर्षा होती रहेगी। वहीं शीतोष्णकटिबंध में अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, तापमान में वहां के यहाँ के में दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारत की जलवायु को अक्षांशीय स्थिति क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय का कंडीशन, हिमालय की स्थिति, ठीक है।
भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सा में क्या चीज है, ये हिमालय जोन आते हैं, जो आपका शीतकाल में, ठीक है, भूमध्य सागर से आने वाली ठंडी शीतकालीन वर्षा जो आपको क्या करेगा, ठंड में कपकपा देगी, कठोरता क्या रहती है, वो शीतल लहर रहती है, जिससे हिमालय क्या करते हैं, उसको यहाँ आने से क्या करते हैं, हमारे भारत में आने से क्या करते हैं, रोकता है, जिससे क्या होता है, हमारे भारत में शीतकाल में अत्यधिक क्या रहते हैं, ठंड नहीं पड़ पाती, कपकपाती होती है। फिर उसके बाद आएगा आपका दक्षिण पूर्वी मानसून। हिंद महासागर का जो जोन है, हिंद महासागर का जो जोन है, यहाँ से वाष्प भरी हवाएं ऊपर उठती है और क्या करती है, हिमालय क्या करते हैं, उसको चाइना जाने नहीं देता है, जिससे क्या करते हैं, हमारे भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। इस प्रकार हिमालय हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। उसके बाद आएगा स्थल एवं जल का वितरण। ठीक है, भारत में स्थल और जल, भारत की हम जब बात करेंगे वो तीन ओर से क्या चीज है, जल से घिरा हुआ, एक ओर से मतलब हिमालय से जुड़ा हुआ है। तो जल की अपेक्षा, ठीक है, जल स्थल की अपेक्षा देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। वही स्थल जल की अपेक्षा क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंड भी होता है। ठीक है, इस प्रकार और जल और स्थल के तापमान में क्या रहता है, डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, वायुदाब में भी डिफरेंस आता है। वायुदाब में क्या आएगा, अंतर आएगा, जिसके कारण क्या होगा, वायुदाब में डिफरेंस ही के मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन लोग जल स्थल का वितरण होगा, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी मतलब कि जब हम समुद्र बात करते हैं, ये सारे समुद्री में यहाँ के आसपास का जो एरिया रहेगा, वहां का तापमान हमेशा क्या रहेगा, समकारी प्रभाव रहेगा। मतलब वहां पे अगर ठंड या गर्म जो भी है वहां पे क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठंड अगर मान लो यहाँ पे गर्मी है तो आसपास तटीय क्षेत्र का है तो वहां पे उतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर ठंड की बात करते हैं तो वहां पे इस कंडीशन में तटीय क्षेत्र में क्या रहेगा, समकारी प्रभाव रहेगा। वही हम लोग बात करते हैं अंदर की जो जैसे आपका कानपुर, दिल्ली, यूपी, ये सब क्या समुद्र से दूर स्थित होने का वहां की जलवायु विषम होती है। मतलब कि ठंड के दिन में हमको अत्यधिक ठंडी और गर्मी के दिन में अत्यधिक गर्मी, ये सारी चीजें क्या करती है, समुद्र तट से दूरी ये वाली कंडीशन रहती है जो कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग उच्चावच। ठीक है, उच्चावच ये देखते हैं कि भारत में, ठीक है, उच्चावच मतलब कि भौतिक प्रदेश देखा जाए तो भारत पहाड़ी एरिया या पठारी एरिया। तो जो वाष्प भरी हवाएं रहती है वो पहाड़ी एरिया से टकरा के क्या करती है, उसके आसपास के एरिया में ज्यादा वर्षा करती है। वहीं जो पठारी एरिया है वो इस प्रभाव से क्या हो जाती है, वंचित हो जाती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट में यहाँ से हवाएं क्या करती है, टकराती है तो यहाँ पे ज्यादा बारिश करती है। वही प्रायद्वीपीय भारत या कोरोमंडल तट उसके अपेक्षा क्या होती है, कम वर्षा प्राप्त करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्चावच भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद आएगा समुद्र तट से ऊंचाई। समुद्र तट से ऊंचाई जैसे कि हम चाहते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां का क्या होता है, हमारा ऊपर का टेम्परेचर कम होते जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मैदानी भाग की अपेक्षा, ठीक है, मैदानी भाग की अपेक्षा जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वहां का जो टेम्परेचर रहता है वहां पे क्या रहता है, कम रहता है। मैदानी भाग का क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो जो एरिया हिली एरिया में वहां ज्यादा टेम्परेचर रहेगा और जो मैदानी एरिया में वहां पे जो हिली एरिया में वहां के लोगों का टेम्परेचर, वहां के आसपास का टेम्परेचर कम रहेगा और जो यहाँ रहेंगे वहां मैदानी क्षेत्र में वहां का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा। इस प्रकार ये सारे तत्व, ठीक है, भारतीय जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, जलवायु को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में मानसून, ठीक है, मानसून से कौन कौन से तट में हमारे यहाँ वर्षा होती है। जैसे कि हम लोग इससे पहले देखे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ये आएगा
पश्चिम मानसून, ठीक है, ये आप इससे पहले हम देख चुके हैं कि किससे उत्पत्ति होती है। तो ये जनरली आपका मिड जून से मध्य जून से मिड जून से कहाँ तक रहेगा, सितंबर तक रहता है, ठीक है। और जब ये मिड जून से सितंबर रहेगा, इसकी जो हवाएं रहेगी कैसी रहेगी, दक्षिण, हमेशा मानसून जो आता है, ठीक है, यहाँ पे हिंद महासागर है, ये पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। कहाँ जाती है, इसकी जो दिशा रहती है पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। देखो, जब हम लोग भारत दक्षिण पश्चिम मानसून का आने का टाइम देखते हैं, जब हम हिंद महासागर से वाष्प भरी हवाएं ऊपर उड़ती है, ठीक है, तो क्या करती है, भारत में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से क्या लेगी, आर्द्रता लेगी। यहाँ पे आपका अरब सागर हो गया और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या रहेगी, ये जो हवाएं यहाँ पे जो हवाएं चलेगी मानसूनी हवाएं, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए जाएगी। तो फेरल का नियम ये कहता है कि जब भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हैं तो उसकी दिशा क्या जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, मतलब ये यहाँ पे। तो जब भारत सबसे पहले मानसून आता है तो यहाँ पे कार्डोमम हिल्स है, कार्डोमम हिल्स। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा, जब भारत सबसे पहले मानसून आता है तो कौन सी पहाड़ी में वर्षा करता है, तो कार्डोमम हिल्स में क्या होता है, वहां पे वो टकराते हैं, वाष्प भरी हवाएं का संघनित हो जाती है, जिससे वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, जिससे टकराती है वर्षा होती है, और ये होती हुई क्या जाती है, ये यहाँ से यहाँ तक जाती है। ये आपका कंडीशन आ गया 1 जून को, ठीक है। ये कब आता है, 1 जून को, क्योंकि जनरली हम लोग मानते हैं कि 1 जून में भारत क्या रहता है, 1 जून तक मानसून, भारतीय मानसून क्या कहते हैं, एंट्री कर लेता है। फिर उसके बाद आपका आएगा ये यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये आपका आएगा 5 जून, 5 जून तक यहाँ तक पहुंच जाता है। यहाँ पे आपका बेंगलोर वगैरह आएगा, 5 जून तक ये सिक्किम वगैरह में चला जाता है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ आ जाएगा 5 जून, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भारत में मानसून, अब उसके बाद 10 जून तक, ठीक है, 10 जून तक ये होते हुए ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे 10 जून तक यहाँ तक जाता है, ठीक है, हो गया ये। और ये 1 जुलाई तक होते हुए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 1 जुलाई। उसके बाद 15 जुलाई तक होते हुए क्या रहता है, जनरली माना जाता है कि उत्तर पश्चिम भारत में होते हुए 15 जुलाई, और ये 30 जुलाई। तो यहाँ पे क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून चला जाता है। तो इसकी जो आने की दिशा रहती है पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ, ये क्या करते हैं, जब भारत में मानसून एंट्री मारता है तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे महेंद्रगिरी से टकराती है। कहाँ पे, यहाँ पे महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी। तो यहाँ पे उसकी 2 शाखा बढ़ जाती है, ठीक है, मानसून 2 शाखा के रूप में बढ़ जाती है, ये अरब सागर शाखा और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, अगर हम बंगाल की खाड़ी की शाखा देखें तो इससे निम्न रूप में वर्षा होती है, ठीक है। इसको हम बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करते हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से 3 जगह पे ज्यादा वर्षा होती है, आपके शिलांग का पठार, ठीक है, यहाँ पे आपका ये मेघालय वाला एरिया रहेगा, इसको हम लोग शिलांग का पठार बोलते हैं। यहीं पे, ठीक है, मेघालय का पठार भी बोलेंगे। यहीं पे आपका विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा मौसिन रॉक, ठीक है, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या रहती है, इसकी जो पठार है वो आकृति कैसी, कीप के आकार का है, ठीक है, कीप के आकार की आकृति है। तो इससे क्या होता है कि जब भी हमारे वहाँ बारिश होती है तो समुद्र के तट से समुद्र हमारे क्या करती है, उससे वाष्प लेती है, वाष्प लेती है और क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर उठती है, एक निश्चित टेम्परेचर पे आके क्या करती है, वो वाष्प संघनित होती है, मतलब कि क्या होती है, जो गैस फॉर्म रहता है वो गैस फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, कीप आकार की होती है। तो जैसे ही क्या करती है, पूरे वाष्प ऊपर उठती है, ठीक है, ऊपर उठेगी तो क्या होगा, यहाँ पे
वो वाष्प संघनित होकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वाष्प खत्म हो जाएगा, फिर से धीरे धीरे हमारे नीचे उठेंगे, फिर से क्या होती है जल्दी जल्दी से, मतलब यहाँ पे वाष्प का कंडीशन ज्यादा ना, तो इसमें क्या रहता है शिलांग के पठार में 2 जगह मासिंगांव एवं चेरापूंजी में वर्षा होती है। इसका ज्यादा वर्षा होने का कारण ये है कि मेघालय के जो पठार है वो उसकी आकृति कीप के आकार का है। ठीक है, दूसरा आपका आएगा हिमालय के निचले हिस्सों मतलब कि पाद प्रदेशों से क्या करते हैं टकराकर। ठीक है, गंगा मैदानी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा करती है, गंगा मैदानी क्षेत्र में वर्षा करती है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ये थर्ड जो शाखा है असम होते हुए क्या कर जाती है, असम से होते हुए चीन चली जाती है। मतलब ये जो शाखा ये असम होती है ये चाइना को प्रवेश कर जाता है। उसके बाद मेन फैक्ट ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है, सिर्फ कोरोमंडल तट आपका ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा कोरोमंडल तट में यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वाला जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, कार्डमम में इसको उचित ऊंचाई मिलती है और ये वाला जगह वृष्टि छाया में आ जाता है, ये वाला निचले हिस्से में आ जाता है, इसलिए वहां वर्षा नहीं होती है। तो कोरोमंडल तट मतलब कि तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी हिस्से में वर्षा होती है, छोड़कर सभी जगह में वर्षा होती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सिर्फ कोरोमंडल तट को छोड़कर बाकी सभी जगह पे वर्षा होती है। उसके बाद हम लोग अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर की शाखा की बात करें जाए, अरब सागर शाखा की बात किया जाए तो इस पे सबसे ज्यादा वर्षा मालाबार तट में होती है। ठीक है, मालाबार तट मतलब ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, मंगलोर से आपका तिरुवनंतपुरम तक ये मालाबार तट, केरल के हिस्से को हम मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद आपका आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा होती है, यहाँ पे 80% वर्षा होती है। उसके बाद आपका हिमालय का पाद प्रदेश व पंजाब का कुछ हिस्सा क्या कहता है, वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, मतलब कि वहां पे वर्षा नहीं होती है। ये रहे आपके दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद आपका आता है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून ये हमेशा यहाँ चक्रवाती वर्षा होती है, मतलब शीतोष्ण कटिबंध में, और ये अगर जो वर्षा होती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून पहले देख लेते हैं। यहाँ पे वर्षा आपका, ठीक है, दिसंबर टू फरवरी तक होती है, और ये शीतकालीन जो वर्षा होती है रबी की फसल के लिए अच्छी होती है। यहाँ पे जो मौसम रहता है, उमस जो रहता है वो इस मौसम में ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जनरली जो दक्षिण पश्चिम मानसून से उमस जो रहती है, ये मानसून से क्या हो जाती है, उसको शांत मिलती है। इस मानसून की सिर्फ एक विशेषता है कि यहाँ पे इसे लौटते हुए मानसून कहते हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट इस मानसून से क्या करता है, यहाँ से वर्षा प्राप्त करता है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट कहाँ से पड़ता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु पे। ठीक है, यहाँ से जो हवाएं है, ठीक है, हवाएं स्थल से उत्तर पूर्वी दिशा में चलती है। हवाएं कैसे चलती है, स्थल से उत्तर पूर्वी की ओर चलती है। ठीक है, मतलब स्थल से चलेगी तो वहां पे क्या होगा कि वायु जो रहती है शुष्क रहेगी। अगर वो समुद्र से चलती तो क्या रहती है, उसमें नमी रहती है, लेकिन वो कहाँ से चली, स्थल से चलेगी, वहां पे क्या होगी, वहां पे शुष्क होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज्यादा जो उत्तर पूर्वी दिशा में चलती है, उत्तर पूर्वी मानसून का पूर्वी तट पे ज्यादा वर्षा करती है। कौन से, पूर्वी तट पे ज्यादा वर्षा करते हैं। इस प्रकार ये रहा आप लोग के भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में कौन कौन से सिद्धांत
स्थान थे, कौन कौन सी जलवायु प्रभावित करती, कितनी कितनी बारिश होती, कौन कौन सी एरिया रहते, और ये सारी चीजें क्या रहती है इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून को क्या बोलते हैं, जुमा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय मानसून को क्या कहा जाता है, जुमा कहा जाता है। इस प्रकार ये आपका रहा भारत की जलवायु, पूरे भारत की जलवायु। इस वीडियो को लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आप क्या करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं।